यूडिस नोट्स है दर्पण में। तो बताना चाहूँगी कि आज हम 17 जून को होने वाले पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, पेपर 1 को। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। ये कितने सेट हुए थे एग्जाम? 18 सेट टोटल हुए थे। 18 सेट यहाँ पे देख लीजिए, ये न्यू एडिशन है, यूथ कंपटीशन की बुक है। लेकिन ध्यान रखिएगा पेपर इस बार काफ़ी हार्ड आए हैं, मुझे जहाँ तक है। कुछ ही पेपर है जो कि इजी वे में है, बाकी सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। रिपीट क्वेश्चन बहुत कम है। क्वेश्चन भले ही पुराने पैटर्न पर हैं, लेकिन शब्दों का हेर फेर है। तो थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, तभी जाके एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे। इन सबको मैं यूट्यूब पे डालने वाली हूँ। बाकी मैंने कहा भी है, जितने लोग कोर्स में ऐड हैं, ये पूरे पेज का पीडीएफ बना के मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगी। 17 जून वाले पेपर को मुझे लगता है कि आपको 2 सेट भी यदि आप लगा लेते हैं, एक ये 18 सेट, दूसरा जो 5 मार्च को, यानी जो मार्च में एग्जाम हुए हैं जितने सेट, वो और एक सेट और लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बढ़िया से इसको कॉन्सेप्ट बेस बढ़िया पढ़ें, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज हम 17 जून का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि वो हिंदी हिंदी उस दिन विषय था, और जो ये कंपलसरी पेपर था वो 17 जून का। तो वो ये चलिए देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके, ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। और जो लोग कोर्स में ऐड होना चाहते हैं, अभी मेरे कोर्स में प्रवेश का अंतिम प्रक्रिया जारी है, आज और कल तक जारी रहेगा। इसके कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया बंद की जा रही है, तो इस मौके को आप बिल्कुल ना गंवाएं, और बिल्कुल 1000 पे करके मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट आप फोन पे, गूगल पे के माध्यम से कर सकते हैं। चलते हैं अब प्रश्नोत्तर की ओर। ये हम आ गए हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न और भी ज़्यादा थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने लिए हैं तो सभी महत्वपूर्ण, क्योंकि पेपर में आए हुए हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों को आपको सॉल्व करवाऊँ। आज मैंने उतने पीडीएफ बना नहीं पाए थे, जितने बने थे मैंने आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। जब भी आप इन प्रश्नों को पढ़ें, थोड़ा प्रश्नों को तोड़ तोड़ कर पढ़ें, ठीक है। एक साथ नहीं रट्टा मार के प्रश्नों को मत पढ़िए कि एक साथ आपने धड़ धड़ पढ़ दिया। ध्यान से उसको पढ़िए कि ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जब सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिया जाता हो और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन यहाँ पे लिया है लेकिन, किंतु, परंतु, जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाता है तब सहायता हटा ली जाती है। तो उसको क्या बोलेंगे? किस प्रकार का शिक्षण है? उपस्थिगामी है, सक्रिय शिक्षण है, अनुकूलात्मक शिक्षण है, या फिर समस्या परक शिक्षण है? देखो यहाँ पे वैसे ऑलरेडी मेंशन है आंसर, लेकिन तभी मैं बताना चाहूँगी अनुकूलात्मक शिक्षण है। लेकिन अनुकूलात्मक शिक्षण ही क्यों है? ये सक्रिय शिक्षण क्यों नहीं है? एक्टिव टीचिंग क्या है? उपस्थिगामी शिक्षण क्या है? समस्यात्मक शिक्षण क्या है? इन पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। जब भी कोई क्लास में, एक मैराथन क्लास यदि यूट्यूब पे करती हूँ तो मैं आप सबको इस बताने का प्रयास करूँगी। फिर मैं कोर्स में कोई क्लास करूँगी तो भी मैं इन सब के बारे में, जो भी एक पेपर सॉल्व करूँगी तो उनका डिटेल बताने का प्रयास करूँगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ अनुकूलात्मक शिक्षण यहाँ पे क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब परिस्थितियाँ किसी छात्र के अनुकूल थी, उस समय ऐसी परिस्थितियाँ थी कि वह स्वयं से अपने कार्यभार को नहीं संभाल सकता था, तो वहाँ पे उसको किसी प्रकार की सहायता दी जा रही है। जब वो सक्षम हो गया, मतलब वो प्रकृति के अनुकूल हो गया या अपनी परिस्थिति के अनुकूल हो गया, तो वो जो सहायता थी उससे हटा दी जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं? अनुकूलात्मक शिक्षण कहते हैं। यहाँ पे आंसर मेंशन मैं वैसे भी इसको शेयर करने का प्रयास करूँगी, बट मैं वो शेयर करूँगी जो पूरा इकाई 1 से इकाई मतलब क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 50 तक का पीडीएफ है, वो मैं आपको शेयर करूँगी। मैं इसको कुछ बताना चाहती हूँ। अब पेपर को सॉल्व करते समय ध्यान रखना कि पेपर किस यूनिट से बना है। आपको पता है पेपर 1 में प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न बनता ही बनता है, बन रहा है, ठीक है। तो 5 प्रश्नों में से ध्यान रखना कि सभी प्रश्न जिस इकाई से आए हैं उसकी परख आपको होनी चाहिए। वो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको भी आपको पकड़ के रखना है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि 1854 के एजुकेशन डिस्पैच में सुझाव दिया गया था कि भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुदेशन का माध्यम यह भाषा होनी चाहिए। कौन सी? फारसी, संस्कृत, हिंदी या फिर अंग्रेजी? तो ऑलरेडी आपको पता है कि अंग्रेजी का डिमांड बहुत पहले था, बहुत पहले से था। हमारा संविधान भी जब बना तो अंग्रेजी में ही लिखा गया, बाद में इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया था। तो ये तो बात 1854 की हो रही है। तो लगभग सबको पता है कि इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया, ठीक है, डिस्पैच को, सुझाव को। तो यहाँ पे हमारी ये लगभग सभी से बना होगा, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि सभी से ये प्रश्न बना होगा। अगला प्रश्न आता है, एक युक्ति वाला प्रश्न है, मतलब लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है
कि एक युक्ति है कि केबल और टेलीविज़न के दर्शकों के आविर्भाव से अधिक वैयक्तिक और अंतःक्रियात्मक मीडिया संस्कृति की शुरुआत हुई। ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना है, इसका आंसर आपको वैसे भी समझ में आएगा कि एक युक्ति, एक तर्क है। ध्यान रखना, तर्क हमेशा सत्य पर आधारित होता है, सत्य प्रमाण पर ही आधारित होता है, क्योंकि तर्क में आप लॉजिक तो लगाएंगे पर लॉजिक जो है ना वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह होना चाहिए। तो एक तर्क है कि केबल और टेलीविज़न, केबल यानी जो तार आता है केबल का, जिसको छतरी वाला लगता है उसको, केबल और टेलीविज़न के दर्शकों के आविर्भाव से अधिक वैयक्तिक और अंतःक्रियात्मक मीडिया संस्कृति की शुरुआत हुई। क्या ऐसी बात, क्या सत्य है कि जब केबल लगा, टेलीविज़न आया, तभी ही संस्कृति की शुरुआत हुई? अब विचार कीजिएगा। अगला आता है कि एकीकृत संप्रेषण प्रणाली के भीतर संदेशों में संप्रेषणीयता और समाजीकरण नहीं होते हैं। यदि गौर किया जाए, यदि आप लगाना चाहें तो आंसर आप लगा सकते हैं अभी भी प्रश्न को देखते हुए। यदि गौर किया जाए तो ये कथन गलत है कि एकीकृत संप्रेषण प्रणाली के भीतर संदेशों में संप्रेषणीयता और समाजीकरण नहीं होता, जबकि होता है। तो कथन ये ऑलरेडी गलत है। ये कथन जो हमारा है एक बार देख लेते हैं, जहाँ तक तो हमें देखते हैं कि यहाँ पे जो ये प्रथम हमारा कथन है, ये कथन सत्य है, क्योंकि आपको पता है यदि किसी चीज़ को दिखाया जाए बार बार तो कहीं ना कहीं उससे जागरूकता अवश्य उत्पन्न होती है ना। तो यहाँ पे सी कथन हमारा सही है। मैंने पूरा कथन नहीं ले पाए थे, लेकिन यहाँ पे सी ही हमारा करेक्ट आंसर है कि स्टेटमेंट 1 सत्य है और स्टेटमेंट 2 असत्य है। आगे एक प्रश्न आया था ये कूट लेखन में करने के लिए, लेकिन था बहुत सरल, शायद है हर किसी से बन गया होगा कि किसी कूट लेखन योजना में वोमेन को 65 के रूप में कूट रचित किया गया है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन को इस योजना में कैसे कूट रचित किया जाएगा, यानी कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार वर्णमाला के क्रम थे, काफ़ी इजी था, मतलब 23, 15, 13, 5, 14 को जैसे ही ऐड किया तो 65 आया था। फिर 65, ये 5 संख्याएँ हैं तो 5 में इसको माइनस किया तो यहाँ 65 आ गया। ऐसे ही चिल्ड्रन को भी हमने ले लिया, ठीक है। ये संख्याएँ थी, जैसे सी 3 नंबर पे आता है, PH 8 नंबर पे, फिर I, फिर L, D, मतलब ये जितने नंबर पे आते हैं तो ध्यान रखें कि अभी से आप ये पूरा ए से लेकर जेड तक का इचोटी करके एक सूत्र आता है, इचोटी सूत्र आता है इसके लिए। उस सूत्र को आप याद रखें, उसके अनुसार आपको पूरी जितने भी वर्णमाला के शब्द हैं वो अंकों में भी याद रहेंगे और उसका अल्फ़ाबेट भी याद रहेगा। तो इस तरह से इसको जोड़ते हैं तो ये भी 73 आता है, और 73 में 8, क्योंकि 8 अंक इसमें है तो माइनस करते हैं तो 65 आता है। तो इसका 65 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आता है एक, इसको मैंने काफ़ी मैं आपको बताना चाहूँ कि जितने भी क्वेश्चन अभी आ चुके हैं तो मैंने लगभग को मैंने गूगल करके देखा है। जो टॉपिक मुझे लगता था कि मैं इसको नहीं पढ़ी थी, तो कोशिश करें कि जब भी आप सेट लगाएं, समय आपके पास हो तो गूगल करके उसके बारे में ज़रूर पढ़ने का प्रयास करें। हुमायूं कबीर समिति के लिए मैंने इसको पढ़ा था, आज ही पढ़ा मैंने इसको, तो काफ़ी अच्छी समिति है ये। हुमायूं कबीर समिति के लिए ये केंद्र सरकार का आदेश किसकी संभावना तलाशने के लिए था। यदि आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं हुमायूं कबीर कौन थे और इनको किस पद के लिए हमारे भारत में स्थान दिया गया था। या तो बताना चाहें तो बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर निकल गया था वो बी नंबर है, नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इस समिति का विकास किया गया था। अगला आता है कि MAC एड्रेस व IP एड्रेस के लिए मैं बताऊँ कि यदि आप मेरा PDF पढ़ते हैं पेपर 1 का ICT का, तो मुझे नहीं लगता कि ICT से बनने वाला कोई प्रश्न आपका गलत जाएगा। ऐसे संप्रेषण भी आप मेरा पढ़िएगा, बहुत अच्छा है संप्रेषण, ICT। और इकाई 10, इकाई 9 भी अच्छा है, इकाई 10 भी अच्छा है मेरा PDF, क्योंकि उससे बनने वाला कोई प्रश्न मेरा कभी गलत नहीं हुआ है। उसी PDF से बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो MAC एड्रेस व IP एड्रेस के संबंध में निम्न गद्यांश को पूरा करना है यहाँ पे। तो इंग्लिश में मैं आपको इसको हिंदी में चलते दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आया था, आपको क्रम से लगाना था। एक प्रश्न था कि MAC एड्रेस एक मीडिया अभिगम है, यहाँ पे डॉट एड्रेस है। नेटवर्क युक्ति का एक डॉट MAC एड्रेस होता है जो नेटवर्क में युक्ति की डॉट में सहायता कर सकता है। IP एड्रेस एक इंटरनेट डॉट एड्रेस है, IP एड्रेस स्थिर अथवा डॉट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, इसको क्रम से आपको लगाना था, ठीक है, कि पहले कौन आएगा, न्यायचरण, नियंत्रण, गतिक पहचान, विशिष्टि। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे हमारा दे रखा है वैसे बड़ी नंबर BEDAC। और मैं इसके सॉल्व के पास चलती हूँ, आपको डायरेक्ट ले चलती हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सॉल्व में अक्सर हर जगह पे अंडरलाइन ऑलरेडी करके दे रखा है कि पहले कौन सा आएगा।
ठीक है, ये आपको मेरे PDF में ऑलरेडी मिलेगा कि MSC एड्रेस एक मीडिया अभिगम नियंत्रण एड्रेस है, नेटवर्क युक्ति का एक विशिष्ट MSC एड्रेस होता है जो नेटवर्क की में युक्ति की पहचान में सहायता कर सकता है। IP एड्रेस एक, देखो ध्यान रखना, IP एड्रेस MSC एड्रेस दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो अभी देखो आपने MSC एड्रेस के बारे में पढ़ा, एक मीडिया अभिगम नियंत्रण, लेकिन IP एड्रेस एक इंटरनेट नवाचार, नया नहीं, नवाचार प्रोटोकॉल एड्रेस है। IP एड्रेस स्थिर अथवा गति को हो सकता है। ध्यान रखना, दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ये PDF में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। एक प्रश्न था अभी तो वो सॉल्व मिला तो बड़ा सरल लगा, बाकी तो हो सकता है मुझसे भी ना बनता है ना। आपको पता है जो बात होती है मैं खुल की बात करती हूँ, क्योंकि ये जो मंच है, मंच में मेरे अपने लोग हैं और मैं अक्सर आपसे बातें साझा करती रहती हूँ, तो ये भी सत्य है कि हो सकता है मुझसे ना बनता, लेकिन जब मैंने इस प्रश्न का सॉल्व देखा तो मुझे बड़ा आसान लगा कि बाप रे इतना सरल ये क्वेश्चन हो सकता है और इतनी सरलता से आंसर इसका निकल के आ सकता है। ठीक है, तो इसे विचार नहीं कर रही मैं। ऐसे प्रश्नों पे आप ज़रूर ध्यान रखें, यदि आपकी पकड़ है तो ये प्लस पॉइंट है और ये यहाँ से आंसर, इनका आंसर निकालने पर 2 नंबर आपका पक्का मिलता है आपको। ठीक है, एक प्रश्न आता है कि आपको आगे दिखाते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये भी आपको मेरे PDF में मिलेगा। पाणिनि और चाणक्य जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। अच्छा ठीक है, ये कथन एक है। कथन 2 चलते हैं तो आता है कि तक्षशिला, देखो ये पहला कथन मेरे ख्याल से गलत है ना, कि पाणिनि और चाणक्य जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने नालंदा से नहीं तक्षशिला से ही ग्रहण की थी। ठीक है, इन्होंने, तो ये पहला कथन ही गलत लग रहा है मुझे। दूसरा है कि तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर निकल के D नंबर आता है। हाँ, एक देखो असत्य है, मैंने कहा था कि वो उनका संबंध तक्षशिला से है, क्योंकि ये मेरे PDF में ऑलरेडी मेंशन है बातें, और दूसरा सत्य है। आगे चलते हैं जब फिर से, तो अगला प्रश्न निकल के आता है कि ये भी आपको मेरे PDF में मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार कौंसल के भारतीय मानकों को निम्नलिखित में से किसके व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ संरेखित किया गया है। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है और ये यहाँ पे ILO करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं ILO क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 को प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार कौंसल के भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अब देखो मिल गया ना, क्या इसका फुल फॉर्म क्या है, भारतीय मानकों के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के व्यवसायों के अंतर्गत मानक वर्गीकरण के साथ रेखांकित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न फिर देखते हैं। काफ़ी इजी प्रश्न है, ये भी आपको मेरे PDF से मिलेगा। और मैंने कहा कुछ PDF में कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत काम की हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, तो उनको ज़रूर आप देखें और उनसे बहुत सारी चीज़ों का आप ज्ञान अर्जन भी करें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, तो प्रश्न आता है कि वैश्विक तापमान में निम्नलिखित गैसों के योगदान का सही आरोही क्रम आपको बताना है। तो आपको वैसे भी आपको इजी यहाँ लग रहा है कि पहले कौन आता है, देख लेते हैं। पहला यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि सबसे मात्रा में ये इसका योगदान है। इसके बाद मीथेन है, इसके बाद CO2 है। ठीक है, तो यहाँ पे CA भी करेक्ट आंसर है आपका। ये तो वैसे भी सबसे बहुत सामान है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आता है, देखो ये पढ़ देती हूँ, आंसर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब लोग अधिसंप्रेषण करते हैं, वो बिंदी बिंदी के बारे में संदेश भेज रहे हैं। तो हो सकता है कि पेपर में आपको ये बात समझ में नहीं आई हो। प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। जो प्रश्न आपके समझ में नहीं आएगा अनावश्यक रूप से आंसर लगाने का प्रयास न करें, ऐसे टिक मार के फुर्सत हो जाएं। मैं कहूँगी उसका कॉन्सेप्ट आप देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ऐसा प्रश्न क्यों है। देखो प्रश्न कह रहा है कि जब लोग अधिसंप्रेषण करते हैं, ठीक है, तो वे उसके बारे में संदेश भेज रहे होते हैं। उसको जो संदेश भेजते हैं उसको क्या बोलेंगे? प्रेषक है, वो प्राप्तकर्ता है, चैनल है या संदेश है? तो अधिसंप्रेषण एक प्रकार का संचार, देखो यहाँ पर बड़ा अच्छा दिया भी है कि इस प्रकार का संचार है जो संचार को ही संचालित करने वाली वस्तु के रूप में उपयोग करता है।
इसे संचार के बारे में संचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक माध्यमिक संचार है। इसके अंतर्गत ज्ञात होता है कि कैसे सूचना के एक टुकड़े की व्याख्या की जानी है। जब लोग अधिसंप्रेषण करते हैं, वे संदेश के बारे में संदेश भेज रहे हैं। अधिसंप्रेषण मौखिक या अंशतः शाब्दिक हो सकता है। देखो जैसे कि मैं जैसे कि कोई चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, तो ये अधिसंप्रेषण की श्रेणी में आएगा। मैं किसी प्रकार से आपको संदेश पहुँचा रही हूँ, मेरा मैसेज, ठीक है। तो मैं कोई चीज़ भेज रही हूँ तो वो संदेश आपके पास डायरेक्ट पहुँच रहा है, ये अधिसंप्रेषण हो गया। ये प्रश्न PYQ है, मेटा कॉग्निशन से कई बार प्रश्न आया है कि अधिसंज्ञान अपने ही भाषा प्रयोग की समझ है और स्मृति विज्ञान अपने ही सोच की प्रक्रिया का ज्ञान है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से इसका दोनों ही एक कथन गलत था, एक सही आया था, ठीक है। एक कथन इसका गलत था, एक सही आया था। जैसे कि ये जो है ना कि मेटा कॉग्निशन अपनी ही भाषा की प्रयोग की समझ है, ये गलत कथन था मेरे ख्याल से। स्मृति विज्ञान अपनी ही सोच की प्रक्रिया का ज्ञान है। नहीं, सॉरी, दोनों ही सही था, माफी चाहूँगी। AR दोनों सही है, हाँ ठीक है, इसका दोनों सही था, मुझे याद आ गया। आगे देखते हैं कि कैप्चा के बारे में पहली बार प्रश्न नहीं है कि पहली बार आया, कई बार प्रश्न आ चुका है कैप्चा कोड के बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं कि जब आप निःशुल्क ईमेल खाता जैसी किसी सुविधा को स्वीकार करते हैं तो आपके समक्ष एक कैप्चा CAPTCH प्रस्तुत किया जाता है। इस कैप्चा का सर्वाधिक सामान्य रूप अनेक विकृत अक्षरों की एक छवि है। कैप्चा का अर्थ बताना है क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे तो ये भी नंबर वैसे भी दे रखा है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल ट्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। देख लेना कुछ चीज़ें और जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। और अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जो जिस विषय का पेपर था उस विषय के किसी विद्वान से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आया है। प्रत्येक सेट में मैं देख रही थी, जैसे कि हम लोग का हिंदी था ना, तो हिंदी में देखा कि अभिनव गुप्त के एक सिद्धांत था, रस का सिद्धांत आता है उनका, और उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बना था। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि अभिनव गुप्त के अनुसार संप्रेषण के रस सिद्धांत ने श्रोताओं को बिंदी बिंदी के लिए अवसर प्रदान किया। तो नैतिक परिष्करण के लिए यहाँ पे आंसर दिया है मोरल कल्टिवेशन। तो थोड़ा सा आप इन बातों को गौर करना, क्योंकि आपको पता है कि रस का मतलब ही है आनंद लेना, मनोरंजन, जहाँ थोड़ा सा उस आनंद का स्वाद की प्रतीति हो, वो रस है। अगला प्रश्न आता है किसी छात्र के प्रदर्शन की उसके पूर्व प्रदर्शन से तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखो अब यहाँ ये क्वेश्चन है तो ओल्ड क्वेश्चन, लेकिन इसका पैटर्न यहाँ पे बदला हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन आया है नैदानिक मूल्यांकन से, ठीक है, समाकलनात्मक से, कोई यहाँ पे योगात्मक भी कहते हैं, इसको समेटिव कहते हैं। देखो यहाँ के आविष्कार ने एक नया शब्द ला दिया, समाकलनात्मक। प्रश्न है कि किसी छात्र के प्रदर्शन की उसके पूर्व प्रदर्शन से तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। यदि मैंने आपको क्लास में ज्वाइन किया है तो मैं चाहूँगी कि आपका पूर्व ज्ञान में एक बार जांच करूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे। यदि मैं आपका पूर्व ज्ञान देखती हूँ तो उसको मैं क्या, हम नैदानिक बोलेंगे, समाकलनात्मक बोलेंगे, या फिर स्वमानक आकलन बोलेंगे, या फिर अनौपचारिक बोलेंगे। तो इसका आंसर आप खुद बताना, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर आप बताएं कमेंट सेक्शन में, किसको आप क्या बोलेंगे। ABCD, यहाँ पे देखो AB आपको CD दिख रहा है और यहाँ पे आपको AB दिख रहा है। जब आप खासकर कोर्स वाले ज़रूर कमेंट करें, हर बंदे का कमेंट आना चाहिए इसके लिए, क्वेश्चन के लिए, कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के मुक्त विश्वविद्यालयों के संबंध में क्वेश्चन था कि भारत में निम्नलिखित में से मुक्त विश्वविद्यालयों के कालक्रम का आपको आंसर लगाना था। कर्नाटक राज्य में मुक्त विश्वविद्यालय नेताजी सुभाष चंद्र है, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन है, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय नालंदा। तो इस तरह का प्रश्न पहली बार आया था, ठीक है। इसके पहले नहीं आ रहा था, बस वहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी जा रही थी विश्वविद्यालय के बारे में, लेकिन क्रम लगाने के लिए कि कौन कब प्रकाशित हो रहा है, वो भी मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में। अन्य विश्वविद्यालय के बारे में आ चुका था, लेकिन ये मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में पहली बार क्वेश्चन आया था, तो नया था क्वेश्चन एक तरह से। तो यहाँ पे देखो वर्ष भी ऑलरेडी दे रखा है कि नालंदा का जो स्थापना है वो 1987, फिर मध्य प्रदेश भोज मुक्त विद्यालय 1951, कर्नाटक 1996, नेताजी सुभाष चंद्र 1997, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन 1999 में आता है। यूनेस्को के बारे में बहुत बार प्रश्न आ चुका है, ये पूरा क्वेश्चन PYQ है, ठीक है। बहुत ये PYQ है, इसको आप ज़रूर इसका आंसर आप बताएं कि जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। पेरिस का, मॉन्ट्रियल का, जैव विविधता का, या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट का। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप जरूर लिखिएगा। 2 ही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन हैं बहुत सरल।
तो यहीं से प्रश्नों की समाप्ति की जाती है। मैं प्रयास करूंगी कि प्रतिदिन मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, लेकिन ध्यान रखना जिनका मैथ DI वगैरह कमज़ोर है ना, वो ये ना सोचे कि वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आप तब भी कर पाएंगे। अपने विषय पे अच्छा कमांड बना के रखें। साथ में प्रतिदिन अभी से आपको प्रतिदिन पेपर 1 का एक सेट आपको लगाना ही लगाना है, और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।